Welcome back to the Elite General Knowledge channel. In this episode of Know the Company, we are talking about Kiran Mazumdar-Shaw and her company Biocon Limited, which is one of the flag bearers of the Indian pharma sector. Before we begin, hit that like, share and subscribe button and comment if you want any company to be discussed in the next iteration. Let's begin. तो आज हम गहराई से जान रहे हैं किरण मजूमदार शॉ और उनकी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड को। हाँ, बिल्कुल। वाकई भारतीय फार्मा सेक्टर की एक मशाल कह सकते हैं इसे। बिल्कुल सही कहा। ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे अहम बायो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। और इसने बायोसिमिलर, बायोलॉजिक्स और जेनेरिक दवाइयों में सस्ते इनोवेशंस के जरिए दुनिया भर में हेल्थ केयर को बदलने में बड़ा रोल निभाया है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बेंगलोर से शुरू हुई ये कंपनी आज सोचिए 120 से ज्यादा देशों में 120 देश। हाँ, जीवन बचाने वाली दवाएं पहुंचा रही है। और देखिए, बायोकॉन की अहमियत सिर्फ उसकी दवाओं या उसके साइज तक ही नहीं है। अच्छा। ये इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डायबिटीज, कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियां, इन जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। वो लोग जो शायद पहले इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। सही बात है। तो ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हेल्थ केयर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, उसे डेमोक्रेटाइज करने का एक मिशन भी है, कह सकते हैं। बिल्कुल। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 तक कंपनी का मार्केट कैप करीब 48,946 करोड़ था। मतलब लगभग 5.8 बिलियन। काफी बड़ा आंकड़ा है। और वित्त वर्ष 25 मतलब FY25 में रेवेन्यू था 16,470 करोड़ से ज्यादा। वाओ। और दुनिया भर में आज इनके 16,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं। काफी प्रभावशाली है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, वही कहानी शुरू होती है 1978 में। तब एक 25 साल की महिला किरण मजूमदार शाह, सिर्फ 25 साल की। हाँ, बैंगलोर में अपने किराए के घर के गैराज में सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी के साथ एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी शुरू कर रही हैं। 10,000? हाँ। आज के हिसाब से तो बहुत कम लगता है। बिल्कुल। और वो भी उस दौर में जब भारत में बायोटेक एक बिल्कुल नया अनजाना सा फील्ड था। और मजे की बात यह है, उनके पास ऑस्ट्रेलिया से माल्टिंग और ब्रूइंग में मास्टर्स डिग्री थी। हाँ, सुना है मैंने। लेकिन भारत में उन्हें ब्रू मास्टर की नौकरी ही नहीं मिली। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनसे कहा गया है ये तो मर्दों का काम है। जरा सोचिए। अरे बाप रे, उस वक्त की मानसिकता। हाँ, इसी निराशा के बाद उनकी मुलाकात हुई आयरलैंड की बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के फाउंडर लेस्ली ऑचिनक्लास से। ओके। और वहीं से कह सकते हैं बायोकॉन इंडिया की नींव पड़ी। उस वक्त भारत में नियम थे कि विदेशी हिस्सेदारी 30% से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, फेरा कानून था शायद। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरण मजूमदार शाह के पास शुरुआत में ही कंपनी की 70% हिस्सेदारी थी। अपने आप में बड़ी बात है ये। लेकिन राह आसान बिल्कुल नहीं थी। एक तो वो युवा थी, ऊपर से महिला उद्यमी, और एक बिल्कुल नए सेक्टर में। बिल्कुल। उन्हें क्रेडिबिलिटी हासिल करने में बहुत मुश्किल हुई। हाँ। बैंक वाले लोन देने से कतराते थे। हाँ। क्या कहते थे? कहते थे बायोटेक्नोलॉजी ये क्या होता है? हाँ। और आप महिला होकर इसे कैसे चलाएंगी? ऐसे सवाल। कर्मचारी ढूंढना भी एक चैलेंज था। आपको पता है उनका पहला कर्मचारी कौन था? कौन? एक रिटायर्ड गैराज मैकेनिक। सच में? क्या बात है। हाँ, उनकी पहली लैब भी सिर्फ 280 वर्ग मीटर के एक शेड में थी। और दिक्कतें भी बहुत होंगी, बिजली, पानी। अरे बिल्कुल, बिजली पानी की कमी, स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे थे, ये सब रोज की परेशानियां थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद सिर्फ एक साल के अंदर 1979 में बायोकॉन ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वे अमेरिका और यूरोप को एंजाइम एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गए। पहली भारतीय कंपनी, वो भी एक साल में। कौन से एंजाइम थे? खासतौर पर पपीते से पपेन और कैटफिश मछली से इसिंगलास नाम के एंजाइम। अच्छा, ये वाकई कमाल था। गैराज से शुरू होके सीधे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। हाँ, और ये शुरुआती सफलता बहुत जरूरी थी। इससे उन्हें हौसला मिला। और पैसा भी आया होगा। हाँ बिल्कुल। पहले ही साल में उन्होंने 8 हेक्टेयर जमीन खरीदने लायक पैसा कमा लिया। यहीं से असली ग्रोथ शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ? कुछ और अहम पड़ाव? हाँ, कुछ और अहम पड़ाव आए। जैसे 1989 में यूनिलीवर ने उनकी आयरिश पेरेंट कंपनी को खरीद लिया। अच्छा, तो यूनिलीवर भी हिस्सेदार बन गया? हाँ। फिर 1994 में उन्होंने भारत की पहली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CRO शुरू की, सिंजीन इंटरनेशनल के नाम से। सिंजीन तो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है। बिल्कुल।
और फिर 1998 में एक बड़ा मोड़ आया। क्या? जब किरण मजूमदार शॉ और उनके पति जॉन शॉ ने मिलकर यूनिलीवर की हिस्सेदारी खरीद ली। ओके, तो बायोकॉन फिर से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गई। हाँ, एक स्वतंत्र प्राइवेट कंपनी, और यहाँ से कह सकते हैं इनोवेशन की रफ्तार और तेज हुई। यहीं से बायोकॉन ने अपने दम पर बड़े कदम उठाने शुरू किए। जैसे 2001 में वे यूएस एफडीए से लोवास्टैटिन एपीआई बनाने की मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। लोवास्टैटिन ये कोलेस्ट्रॉल की दवा है ना? हाँ बिल्कुल, और ये उन्होंने एक खास तकनीक सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से किया। और 2003 में भी कुछ बड़ा हुआ था, है ना? इंसुलिन से जुड़ा हुआ। हाँ, वो तो एक और कमाल था। वे पिचिया यीस्ट नाम के एक खास तरह के खमीर का इस्तेमाल करके ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गए। पिचिया यीस्ट, ये क्यों इतना बड़ा कदम था? मतलब खास क्यों था ये? देखिए, ये बहुत बड़ा इनोवेशन था। उस वक्त ह्यूमन इंसुलिन बनाने के जो तरीके थे, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया या बेकर्स यीस्ट का इस्तेमाल करके, उन पर बड़ी कंपनियों के पेटेंट थे। पिचिया यीस्ट का इस्तेमाल करके बायोकॉन ने इन पेटेंट्स को एक तरह से बाईपास कर दिया। अच्छा, ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीतिक दाव था, जिसने उन्हें इंसुलिन बाजार में एंट्री दिलाई, वो भी अपनी शर्तों पर। वाह! खासकर भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जहां डायबिटीज के मरीज बहुत हैं और सस्ता इंसुलिन चाहिए था। तो ये सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी भी थी। हाँ बिल्कुल, साइंस और स्ट्रैटेजी का बेहतरीन मेल। और फिर 2004 में कंपनी शेयर बाजार में उतरी, आईपीओ लेकर आई। हाँ, और वो आईपीओ जबरदस्त हिट रहा। कितना? 33 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, वो भी खुलने के कुछ ही मिनटों में। बाप रे, ये तो दिखाता है कि लोगों को कितना भरोसा था। हाँ, निवेशकों को बायोकॉन के भविष्य पर पूरा भरोसा था। हाल के सालों में भी कई बड़ी उपलब्धियां हैं ना? बिल्कुल, जैसे 2017 में मलेशिया में उनका पहला विदेशी प्लांट शुरू हुआ। मलेशिया वाला प्लांट तो बहुत बड़ा है शायद। हाँ, उस पर आगे बात करेंगे। फिर 2021 में सेमग्ली को अमेरिका में एफडीए की मंजूरी मिली। ये पहला इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन था। ये इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर, इसका क्या मतलब है? ये आम बायोसिमिलर से अलग कैसे? देखिए, बायोसिमिलर ओरिजिनल बायोलॉजिक दवा की कह सकते हैं एक बहुत मिलती जुलती कॉपी होती है। इंटरचेंजेबल का दर्जा मिलने का मतलब है कि अमेरिका में फार्मासिस्ट डॉक्टर से दोबारा पूछे बिना भी ओरिजिनल दवा की जगह ये बायोसिमिलर दे सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे सेमग्ली के केस में ओरिजिनल दवा थी लैंटस, तो फार्मासिस्ट लैंटस की जगह सेमग्ली दे सकता है। ये बायोसिमिलर के लिए बहुत बड़ा दर्जा है। क्यों? क्योंकि इससे मरीजों तक दवा पहुंचना और आसान हो जाता है और कंपटीशन बढ़ता है, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। ये बायोकॉन के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। समझ गए, ये तो वाकई गेम चेंजर रहा होगा। और फिर 2022 में? हाँ, 2022 में बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो उनकी बायोसिमिलर वाली डिवीजन है, उसने वायरचेस नाम की एक बड़ी ग्लोबल कंपनी के बायोसिमिलर बिजनेस को खरीद लिया। ओह, ये तो बहुत बड़ी डील लगती है। कितने की थी? $3.335 बिलियन। बाप रे, $3.3 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। बिल्कुल। और फिर 2025 में कर्स्टी नाम की दवा को अमेरिका में पहले और एकमात्र इंटरचेंजेबल रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट के रूप में मंजूरी मिली। एक और इंटरचेंजेबल, कमाल है। हाँ, इन सबके पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स रही हैं, वो है किरण मजूमदार शॉ खुद। बिना शक। 30 मार्च 1953 को जन्म हुआ। उनके पिता यूनाइटेड ब्रूरीज में हेड ब्रू मास्टर थे। अच्छा, तो ब्रूइंग का माहौल तो घर में ही था। हाँ, उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में डिग्री ली और फिर ऑस्ट्रेलिया के बल्लरेट यूनिवर्सिटी से ब्रूइंग में मास्टर्स किया। सुना है वो अपनी क्लास की अकेली महिला थी। सोचिए जरा, उनकी लीडरशिप स्टाइल में, मतलब वैज्ञानिक समझ, बिजनेस चलाने का जज्बा, और सस्ती दवाएं सब तक पहुंचाने का एक जुनून सा दिखता है। इन सब का एक अनोखा मिश्रण है। उन्होंने वाकई एक गराज स्टार्टअप को दुनिया की जानी मानी बायोफार्मा कंपनी बना दिया। बिल्कुल, उनका फोकस हमेशा रहा है पेशेंट सेंट्रिक इनोवेशन, मतलब मरीजों को ध्यान में रखकर नई चीजें बनाना। जोखिम उठाने से ना डरना, वो खुद इसे फूलिश करेज कहती हैं। अच्छा, मूर्खतापूर्ण साहस। हाँ, और सबको साथ लेकर चलना। उनकी कंपनी में लगभग 30% लीडरशिप पोजीशंस पर महिलाएं हैं।
ये तो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा होगा। हाँ, काफी ज्यादा है। और उनके इस योगदान को दुनिया भर में सराहा भी गया है। भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है। हाँ, 1989 और 2005 में। 2020 में वो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनी, भारत की पहली महिला। और दुनिया की दूसरी। ये बहुत बड़ा सम्मान है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल रहीं, फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भी। बिल्कुल, उनका कद बहुत बड़ा है। अच्छा, आप जरा ये समझते हैं कि बायोकॉन असल में बनाती और बेचती क्या-क्या है? कौन सी बीमारियों पर उनका मेन फोकस है? उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से 4 एरिया में फैला है। 4 कौन-कौन से? पहला मेटाबॉलिक्स, जिसमें खास तौर पर डायबिटीज की दवाएं आती हैं। दूसरा ऑन्कोलॉजी, यानी कैंसर का इलाज। ओके। तीसरा इम्यूनोलॉजी, जो शरीर की इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों से संबंधित है। और चौथा नेफ्रोलॉजी, यानी किडनी की बीमारियों का इलाज। और इनमें सबसे अहम हिस्सा कौन सा लगता है आपको बिजनेस के लिहाज से? बिना शक बायोसिमिलर का सेगमेंट। ये बायोकॉन बायोलॉजिक संभालता है। हाँ। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े बायोसिमिलर पोर्टफोलियो में से एक है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, कितने प्रोडक्ट्स हैं? अभी 9 बायोसिमिलर दवाएं बाजार में हैं और 20 से ज्यादा पाइपलाइन में है, मतलब डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में। कुछ बड़े नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे सेमग्ली, जो पहला इंटरचेंजेबल इंसुलिन ग्लार्गिन था। क्योर्स्टी, पहला इंटरचेंजेबल इंसुलिन एस्पार्ट। हाँ, इनकी बात हुई थी। ओवेट्रे, ट्रस्ट्यूजिमैब, HRT पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फुलफिला, पेगफिलग्रास्टिम, कीमोथेरेपी के बाद इन्फेक्शन रोकने के लिए। और आबिवमाय, बेवाकीजुमैब, कुछ तरह के कैंसर के लिए। ये कुछ बड़े नाम हैं। और क्या बात है जो इनके प्रोडक्ट्स को खास बनाती है? मतलब सिर्फ कॉपी बनाना तो काफी नहीं होता होगा। बहुत अच्छा सवाल है। कई बातें हैं। पहली और शायद सबसे अहम, सामर्थ्य। हाँ, ये तो उनका मिशन रहा है। बिल्कुल। जैसे उन्होंने भारत में कैनमैब, जो ट्रस्ट्यूजिमैब का बायोसिमिलर है, उसे दुनिया के सबसे सस्ते ट्रस्ट्यूजिमैब के रूप में लॉन्च किया था। इससे तो कैंसर के इलाज का खर्च काफी कम हुआ होगा। हाँ, बहुत फर्क पड़ा। दूसरी बात है उत्पादन में इनोवेशन, जैसे इंसुलिन बनाने के लिए पेचा यीस्ट का इस्तेमाल करना। हाँ, वो पेटेंट वाली बात। सही। इससे वे पेटेंट को दरकिनार कर पाए और लागत भी कम रखी। तीसरी, इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस हासिल करना, जैसा हमने सेमग्ली और किर्स्टी के केस में देखा। इससे अमेरिका जैसे बड़े बाजार में उनकी दवा को सीधे ब्रांडेड दवा की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। और चौथी बात? चौथी और सबसे जरूरी, गुणवत्ता, क्वालिटी। उनकी दवाएं US FDA और यूरोप की EMA जैसे सख्त रेगुलेटरी बॉडी से मंजूर है। मतलब सस्ता होने का मतलब क्वालिटी से समझौता करना बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका मॉडल ही यही है, अफोर्डेबल इनोवेशन, यानी सस्ता भी और नया भी और अच्छी क्वालिटी का भी। इसके अलावा भारत में उनके अपने ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भी हैं। हाँ, कई हैं, जैसे इंसुजिन, भारत का पहला स्वदेशी रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन। ये बीपी क्या ईस्ट से बना था? हाँ, फिर बायोमैब EGFR, सिर और गर्दन के कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी एक खास तरह की बायोलॉजिक दवा है। हाँ, और एल्ज़ामैब TM, सोराइसिस के लिए दुनिया की पहली एंटी-CD6 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वाह, मतलब काफी सारे फर्स्ट्स हैं इनके नाम। बिल्कुल। और जेनेरिक दवाएं भी बनाते हैं? हाँ, वो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी दवा का मूल तत्व, और फॉर्म्युलेशन यानी तैयार दवाएं, दोनों बनाते हैं। अच्छा। हाल ही में उन्हें ब्रिटेन में लिराग्लुटाइड दवा बनाने की मंजूरी मिली है। ये डायबिटीज और मोटापे के इलाज में इस्तेमाल होने वाली GLP-1 एगोनिस्ट क्लास की पहली जेनेरिक दवा है। ओह, ये GLP-1 दवाएं तो आजकल बहुत चर्चा में है मोटापे के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। और उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है सिंजीन। हाँ, CRO वाली। बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग CRDMO सेवाएं देती है। मतलब दूसरी कंपनियों के लिए दवा खोजने से लेकर बनाने तक का काम करती है। तो इनका बिजनेस मॉडल कैसा है? क्या ये सब कुछ खुद ही करते हैं, रिसर्च से लेकर बेचने तक? हाँ, ज्यादातर। उनका मॉडल वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहलाता है। अच्छा। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर दवा बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसे बाजार में बेचना, कमर्शलाइजेशन, ये पूरा काम वो काफी हद तक खुद करते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इससे क्वालिटी पर बेहतर कंट्रोल रहता है और लागत भी कम रखने में मदद मिलती है। तो रेवेन्यू कहाँ से आता है? FY25 के आंकड़े देखें तो बायोसिमिलर्स से सबसे ज्यादा आया, करीब 9,017 करोड़ रुपए। ये तो सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ,
और तेजी से बढ़ भी रहा है। जेनेरिक से आया 3017 करोड़ रुपए और रिसर्च सर्विसेज यानी संजीन से 3642 करोड़ का रेवेन्यू मिला। आपने वायट्रिस के बायोसिमिलर बिजनेस के अधिग्रहण का जिक्र किया था। वो रणनीतिक रूप से इतना अहम क्यों था? 3.3 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वो एक गेम चेंजिंग डील थी बायोकॉन के लिए। उससे पहले क्या था कि बायोकॉन बायोसिमिलर बनाती तो थी, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले बाजारों में बेचने के लिए उन्हें अक्सर दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती थी, जैसे वायट्रिस के साथ ही उनकी पार्टनरशिप थी। इस अधिग्रहण के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स एक पूरी तरह से लैब टू मार्केट कंपनी बन गई। मतलब अब उनके पास इन विकसित बाजारों में अपनी दवाओं को सीधे बेचने की क्षमता और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब उन्हें पार्टनर की जरूरत नहीं है? काफी हद तक नहीं। इससे उन्हें ज्यादा मार्जिन मिलने और ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है। हालांकि जैसा मैंने कहा, इसके साथ काफी बड़ा कर्ज भी आया, जो एक चुनौती है। ठीक है। अगर आप बायोकॉन की इस दिलचस्प कहानी का आनंद ले रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें और ऐसी जानकारी आप तक लाने में मदद मिलती है। हाँ, जरूर कीजिए। तो बायोकॉन की पहुंच दुनिया भर में है, 120 से ज्यादा देश। उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ हैं, भारत के अलावा? उनके मुख्य प्लांट भारत में बेंगलुरु के पास है और एक बहुत बड़ा मॉडर्न प्लांट मलेशिया के जोहोर में है। हाँ, मलेशिया वाले प्लांट की बात हो रही थी। वो एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सबसे बड़ा? हाँ, इसमें उन्होंने $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया था। वो समय मलेशिया में किसी भी विदेशी बायोटेक कंपनी का सबसे बड़ा निवेश था। अच्छा, और वियाट्रिस डील के बाद अमेरिका में भी कुछ आया उनके पास? हाँ, अमेरिका में भी उनके पास न्यू जर्सी में कॉर्पोरेट ऑफिस और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ गई है। और दुनिया भर में उनका असर कैसा रहा है? क्या उनकी सस्ती दवाओं से वाकई फर्क पड़ा है लोगों की जिंदगी में? बिल्कुल पड़ा है। मलेशिया का ही उदाहरण लें। हाँ, जब बायोकॉन ने वहां अपना इंसुलिन लॉन्च किया, हाँ, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसुलिन की कीमतें 40% से ज्यादा गिर गईं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि इंसुलिन का इस्तेमाल 30% बढ़ गया। मतलब ज्यादा लोगों तक इलाज पहुंचा। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि उनकी सस्ती दवाएं कैसे एक्सेस बढ़ा सकती हैं। एक और आंकड़ा है, FY24 तक उन्होंने दुनिया भर में इंसुलिन की 7.3 बिलियन डोज सप्लाई की हैं। 7.3 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। अब जरा फाइनेंशियल साइड पर वापस आते हैं। FY25 के आंकड़े आपने बताए थे, करीब 16,500 करोड़ का रेवेन्यू, 4,300 करोड़ से ज्यादा का ईबिडा। हाँ, ईबिडा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। और नेट प्रॉफिट करीब 1,000 करोड़, मार्केट कैप भी करीब 49,000 करोड़। और जैसा हमने पहले ही बात की थी, 2004 में उनका IPO आया था, जो 33 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। हाँ, वो तो जबरदस्त था। वो भारतीय बायोटेक सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर था। और हाल ही में जून 2025 में उन्होंने QIP के जरिए 4,500 करोड़ जुटाए हैं। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ, ये एक तरीका है जिससे लिस्टेड कंपनियां बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों को सीधे शेयर बेचकर पैसा जुटा सकती हैं। और ये 2004 के IPO के बाद पहली बार था जब उन्होंने इक्विटी यानी शेयर बेचकर पैसा जुटाया। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या कारण था? क्या पैसे की जरूरत थी? मुख्य कारण था वेथ्रिस डील से आया कर्ज। अच्छा, वो $3.3 बिलियन वाली डील का कर्जा कितना था? वो कंपनी पर लगभग $1.2 बिलियन का कर्ज आ गया था। इस QIP से जुटाए गए पैसे का बड़ा हिस्सा इसी कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक कर्ज कम करने की कोशिश है। बिल्कुल। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में उन्होंने कुछ कर्ज को रीफाइनेंस भी किया था। मतलब पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज बेहतर शर्तों पर लिया था। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कर्ज को काफी कम करके लगभग 300 मिलियन तक लाया जाए। समझ गई। जाहिर है इतनी बड़ी कंपनी की यात्रा में सिर्फ सफलता ही नहीं होंगी, कुछ चुनौतियां और शायद विवाद भी रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। कोई भी कंपनी खासकर फार्मा सेक्टर में बिना चुनौतियों के आगे नहीं बढ़ सकती। बायोकॉन के सामने भी चुनौतियां रही हैं। किस तरह की? सबसे बड़ी चुनौती रेगुलेटरी मुद्दों से जुड़ी रही है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेकर। रेगुलेटरी मुद्दे मतलब? FDA जैसी संस्थाओं से दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA बहुत सख्त है। 2017 में उनकी बेंगलुरु फैसिलिटी पर और फिर 2022 से 2024 के बीच मलेशिया वाली इंसुलिन फैसिलिटी पर FDA के इंस्पेक्शंस हुए। और इन इंस्पेक्शंस में कुछ कमियां पाई गई,
जिन्हें एफडीए की भाषा में ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। किस तरह की कमियां थी? इनमें रिकॉर्ड सही से ना रखना, फैक्ट्री के माहौल की निगरानी में कमी और दवा को इन्फेक्शन फ्री यानी स्टेराइल रखने की प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ मुद्दे शामिल थे। इसका असर क्या हुआ? क्या कोई एक्शन लिया एफडीए ने? हाँ, मलेशिया प्लांट को एफडीए ने अस्थायी तौर पर ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड OAI का दर्जा दे दिया था। OAI ये क्या होता है? ये रेगुलेटर की तरफ से गंभीर चेतावनी होती है। इसका मतलब होता है कि जब तक कमियां दूर नहीं होती तब तक उस प्लांट से नए प्रोडक्ट अप्रूवल मिलने में दिक्कत आ सकती है या मौजूदा सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या उनके प्रोडक्ट्स के अप्रूवल रुके? हाँ, इसी वजह से उनके इंसुलिन एस्पर्ट, जिसे कर्सरी कहते हैं, हाँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के अप्रूवल में देरी भी हुई। ओह, लेकिन क्या उन्होंने इन कमियों को ठीक किया? हाँ, बायोकॉन ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए काफी काम किया। उन्होंने व्यापक सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस कैपा लागू की। कैपा? हाँ, इसके बाद एफडीए ने दोबारा निरीक्षण किया और जनवरी 2025 तक मलेशिया प्लांट समेत उनकी सुविधाओं को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड VAI का दर्जा दे दिया। VAI? हाँ। ये OAI से बेहतर है? हाँ, काफी बेहतर है। VAI का मतलब है कि कमियां थीं, लेकिन कंपनी उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा रही है और रेगुलेटर फिलहाल संतुष्ट है। इससे नए प्रोडक्ट अप्रूवल का रास्ता साफ हो गया। चलो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लगातार बनाए रखना कितना जरूरी और चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर फार्मा में। और वेटरस डील के बाद कर्ज का प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है, जैसा आपने कहा। निश्चित रूप से 1.2 बिलियन का कर्ज कम नहीं होता। हालांकि जैसा हमने बात की, हाल के QIP और रीफाइनेंसिंग से इसमें काफी मदद मिलेगी। लेकिन कर्ज को सफलतापूर्वक कम करना और साथ ही साथ ग्रोथ में निवेश करते रहना, ये बैलेंस साधने वाला काम है। ठीक है, अब जरा कंपनी के अंदर की बात करते हैं। बायोकॉन की कॉर्पोरेट संस्कृति कैसी है? काम करने का माहौल? उनकी संस्कृति मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर आधारित बताई जाती है। इनोवेशन, मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता को महत्व देना, अच्छा, विविधता और सामाजिक जिम्मेदारी। विविधता पर काफी जोर है, शायद आपने बताया था 30% महिलाएं लीडरशिप में हैं। हाँ, वे विविधता, समानता और समावेशन, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग, DEIB पर काफी जोर देते हैं। उन्हें ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने भारत में विविधता, इक्विटी और समावेशन के लिए सबसे अच्छे वर्क प्लेस में से एक का सर्टिफिकेशन भी दिया है। ये तो अच्छी बात है। और सामाजिक जिम्मेदारी, CSR एक्टिविटीज? हाँ, उनकी एक अलग शाखा है बायोकॉन फाउंडेशन, जो CSR का काम देखती है। क्या करती है ये फाउंडेशन? ये मुख्य रूप से हेल्थ केयर, शिक्षा और गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, सफाई वगैरह बेहतर बनाने पर फोकस करती है। उनकी आरोग्य रक्षा योजना जैसी पहल है और उन्होंने बेंगलोर में मजूमदार शॉ कैंसर सेंटर की स्थापना में भी बड़ा योगदान दिया है। तो मतलब बिजनेस के साथ साथ समाज पर ही फोकस है। हाँ, ऐसा वो कहते हैं। भविष्य की क्या संभावनाएं दिखती हैं बायोकॉन के लिए? आगे ग्रोथ कहां से आएगी, क्या प्लान्स हैं? देखिए, भविष्य में ग्रोथ के कई रास्ते दिख रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी मजबूत है। पाइपलाइन मतलब? नए प्रोडक्ट्स। हाँ। अगले 1-2 साल में कई नए लॉन्च होने की उम्मीद है, जैसे लिराग्लूटाइड, वो GLP-1 वाली जेनेरिक दवा। हाँ, डायबिटीज और मोटापे के लिए। बिल्कुल, ये एक बड़े बाजार को टारगेट करेगी। इसके अलावा बेविशुमैब, इंसुलिन आस्पार्ट, एफ्लिब्रिसेप्ट, ये आंखों की एक बीमारी मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए है, और डेनोसोमैब, ये हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है। इन सब के बायोसिमिलर आने की उम्मीद है। तो मतलब नए प्रोडक्ट्स की लाइन लगी हुई है। हाँ, पाइपलाइन काफी अच्छी दिखती है। और बाजारों के लिहाज से कहाँ फोकस रहेगा? वे अमेरिका और यूरोप में अपनी सीधी पहुंच का फायदा उठाएंगे, जो वायरट्रस डील से मिली है। हाँ। साथ ही वे 80 से ज्यादा उभरते बाजारों, इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपना विस्तार कर रहे हैं। और कर्ज कम होने का भी फायदा मिलेगा। हाँ, कर्ज कम होने और वायरट्रस इंटीग्रेशन से मिलने वाले तालमेल, सिनर्जी से प्रॉफिट बढ़ने की भी उम्मीद है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी, सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहले कर्ज का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक। दूसरे, नए प्रोडक्ट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करना और बाजार में उनकी बिक्री बढ़ाना। इसे एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं। प्लान बनाना एक बात है, उसे अमल में लाना दूसरी। सही है। तीसरे, रेगुलेटरी मानकों का लगातार पालन करते रहना। FDA या EMA की एक भी वार्निंग भारी पड़ सकती है। और चौथे, बायोसिमिलर और जेनेरिक मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है,
तो कीमतों का दबाव भी रहेगा। विश्लेषक क्या कह रहे हैं? स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स? मिली जुली राय है, जैसा अक्सर होता है। Okay. कुछ एनालिस्ट्स ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर काफी पॉजिटिव है, खासकर पाइपलाइन और वेयरट्रेस इंटीग्रेशन को देखते हुए। और कुछ? वहीं कुछ अन्य लोग कर्ज, एग्जीक्यूशन रिस्क और कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी खुद भी कुछ बदलाव के बारे में सोच रही है शायद? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि कंपनी भविष्य के लिए कुछ रणनीतिक पुनर्गठन विकल्पों पर विचार कर रही है। जैसे कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स का मूल कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के साथ विलय कर देना, या फिर बायोकॉन बायोलॉजिक्स का अलग से आईपीओ लाना। अभी कुछ तय नहीं है, पर विचार चल रहा है। चलिए अब कुछ मजेदार और रोचक तथ्य जानते हैं बायोकॉन और किरण मजूमदार शॉ के बारे में। थोड़े फन फैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। क्या आप जानते हैं बायोकॉन की शुरुआत सचमुच एक गैराज में हुई थी, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए से। सोचिए जरा। किरण मजूमदार शॉ को भारत में ब्रू मास्टर की नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये कहा गया कि ये मर्दों का काम है। और आज देखिए कहाँ है वो। उनका पहला कर्मचारी कौन था? एक रिटायर्ड गैराज मैकेनिक। कमाल है। कंपनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर अमेरिका और यूरोप को एंजाइम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, गैराज से ग्लोबल मार्केट तक। स्पीड देखिए। उनका 2004 का आईपीओ इतना पॉपुलर हुआ कि खुलने के कुछ ही मिनटों में 33 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। जबरदस्त। उन्होंने पिकिया यीस्ट का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जिससे बड़ी कंपनियों के पेटेंट को चकमा किया। वो तो मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कैनमैप नाम की कैंसर दवा को दुनिया के सबसे सस्ते ट्रस्टुजुमैब के रूप में लॉन्च किया था। अफोर्डेबिलिटी का बढ़िया उदाहरण। किरण मजूमदार शाह 2020 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनी। ये सम्मान पाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला उद्यमी। बहुत बड़ा अचीवमेंट। वो अक्सर अपनी शुरुआती सफलता का श्रेय फूलिश करेज यानी मूर्खतापूर्ण साहस को देती हैं। ये दिलचस्प है। तो बायोकॉन लिमिटेड की यात्रा एक गैराज से शुरू होकर आज लगभग 49,000 करोड़ रुपए की ग्लोबल बायोफार्मा कंपनी बनने तक वाकई भारतीय बिजनेस इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। बिल्कुल है। ये दिखाती है कि कैसे एक मजबूत विजन, लगातार इनोवेशन और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की सोच एक ऐसे इंडस्ट्री में भी बदलाव ला सकती है जिस पर अक्सर मुनाफे को मरीजों से ज्यादा प्राथमिकता देने के आरोप लगते हैं। हाँ, और इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ है। पहला तो परंपराओं को चुनौती देने का साहस, जैसा किरण मजूमदार शॉ ने किया। दूसरा, एक उद्देश्य के साथ बिजनेस चलाना, मतलब पर्पस ड्रिवन बिजनेस। तीसरा, इनोवेशन के जरिए सबसे पहले बाजार में उतरने का फायदा उठाना, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे उन्होंने एंजाइम्स और इंसुलिन में किया। बिल्कुल। चौथा, मुश्किलों का डटकर सामना करना और वापसी करना, मतलब रेजिलियंस, जैसा हमने रेगुलेटरी चुनौतियों के मामले में देखा। हाँ, VI स्टेटस मिलना। पांचवा, बड़े और साहसिक रणनीतिक कदम उठाना, जैसे वियाट्रिस अधिग्रहण। और छठा, विविधता को अपनी ताकत बनाना। और इन सब का नतीजा ये है कि बायोकॉन ने महंगी जीवन रक्षक दवाओं को दुनिया भर में ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर हेल्थ केयर को डेमोक्रेटाइज करने में वाकई मदद की है। इंसुलिन और कैंसर की दवाओं की कीमतें कम की हैं और करोड़ों जिंदगियों को छुआ है। अंत में बायोकॉन की कहानी एक महिला के बड़े सपने की कहानी है ना? बिल्कुल। ये साबित करने का सपना कि भारत बायोटेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन सकता है। हाँ। कि सस्ती दवा का मतलब क्वालिटी से समझौता करना नहीं होता। सही है। और ये कि बिजनेस सफल होने के साथ साथ समाज के लिए अच्छाई का एक जरिया भी बन सकता है। बिल्कुल। जैसा किरण मजूमदार शॉ खुद कहती हैं, उनकी ये यात्रा 4 सिद्धांतों पर टिकी है: इनोवेशन, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। जैसे जैसे बायोफार्मा इंडस्ट्री और ज्यादा जटिल और महंगी होती जा रही है, बायोकॉन का ये किफ़ायती इनोवेशन का मॉडल भविष्य की हेल्थ केयर के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? ये तो बहुत अहम सवाल है। और क्या ये मॉडल दूसरे हाई टेक, हाई कॉस्ट वाले सेक्टर्स में भी दोहराया जा सकता है, ताकि वहां भी चीजें ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। वाकई एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न। अगर आपको बायोकॉन पर हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर करें। आप अगली बार किस कंपनी के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कंपनी की कहानी के साथ।